दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 20 जनवरी 2022। तो आज के बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार के गोपालगंज के भगवानपुर दियारा इलाके में गंडक नदी में बड़ा हादसा हो गया है। यहां नाव पर चढ़ने के दौरान नदी में ट्रैक्टर डूब गया। यह खबर है कि हादसे के वक्त ट्रैक्टर पर दर्जनों लोग सवार थे। ये सभी नदी पार करके खेत में जा रहे थे। यह घटना में एक महिला की भी मौत हो गई है। वहीं बड़ी संख्या में लोग लापता है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है। हादसे का शिकार हुए आधा दर्जन लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। फिलहाल गोपालगंज के अस्पतालों में इलाज जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे के बाद 5-6 लोगों के नदी से तैरकर बाहर आ गए थे, जबकि कुछ लोगों के अभी भी गाड़ी के नीचे दबे होने की आशंका जताई जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह हादसा बाजा बजाने की कोशिश में हुआ है। जब कहा जा रहा है कि बाजा बजाने की कोशिश में ट्रैक्टर अपने आप स्टार्ट हो गया और यह हादसा हो गया। इस दर्दनाक हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंच गए। दोस्तों अब बात करते हैं कि शराबबंदी कानून पर चौतरफा हमले से घिरी नीतीश सरकार ने अब इसका जवाब देने का मन बना लिया है। सरकार ने जनमत के सहारे इसका जवाब देने का निश्चय किया है। जब बिहार सरकार मद्य निषेध नीति के प्रभाव का अब अध्ययन कराएगी। साल 2016 में शराबबंदी लागू होने के बाद सामाजिक और आर्थिक बदलाव का अध्ययन किए जाने का सरकार ने निश्चय किया है। दरअसल इसके तहत जनता खुद शराबबंदी कानून लागू होने के बाद आए बदलाव की हालात बयां करेगी, यानी कि आप खुद बताएंगे कि शराबबंदी सही है या गलत। शराबबंदी कंटिन्यू जारी रहना चाहिए या फिर इसको खत्म कर देना चाहिए, ये आप ही के हाथ में है। इसके लिए शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक लोगों से बातचीत का प्रस्ताव तैयार किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि भारत सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा बदलाव किया है। दरअसल इस स्कीम में काफी फर्जीवाड़े हो रहा है, जिसे रोकने के लिए सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। अब पीएम किसान योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए राशन कार्ड अनिवार्य किया है। अब राशन कार्ड के बिना लाभार्थी को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जी हां, पीएम किसान योजना के तहत नए रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल पर राशन कार्ड नंबर देना अनिवार्य होगा। अब खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और घोषणा पत्र के कॉपी जमा करने की जरूरत नहीं है। अब दस्तावेज की PDF फाइल बना करके पोर्टल पर अपलोड करना होगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 2019 में हुई थी। इस स्कीम के तहत किसानों के खाते में हर साल 6,000 रुपए 3 किस्तों में आते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में ठंड का सितम लगातार जारी है। शीतलहर से आम जनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए आम जन हर जतन कर रहे हैं। गया में ठंड से फिलहाल राहत मिलने के संकेत नहीं है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में कहा गया है कि अभी कड़ाके की ठंड का प्रभाव रहेगा। इसके साथ ही मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में पारा अपने निचले स्तर पर जा सकता है। इसके साथ ही 23 जनवरी को हल्की बारिश होने के भी संकेत मिल रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ की हवा की वजह से एक बार फिर से बारिश की स्थिति बन रही है। इस बीच कल बुधवार को बिहार में सबसे ठंडा शहर गया रहा। जहां गया जिले का न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, वहीं अधिकतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। बिहार में बीते 4-5 दिनों से सर्दी के सितम ने आम आदमी की परेशानी बढ़ा रखी है। सुबह के शाम तक ठंडा अपने आप जबरदस्त प्रभाव दिखा रहा है। जहां बुधवार की सुबह में ज्यादातर इलाकों में घना कुहासा देखने को मिला। कनकनी अभी लोगों को सता रही है। बीते 4-5 दिनों से अच्छी धूप नहीं निकल रही है। वहीं पछुआ हवा लगातार कनकनी बराए हुए है। ठंड का ही असर है कि अनेक घरों में लोग सर्दी की चपेट में हैं। बढ़ते ठंड की वजह से छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग बीमार पड़ रहे हैं। ऐसे में डॉक्टरों ने लोगों से अपनी सेहत के प्रति सतर्कता बरतने की अपील की है। इधर ठंड की वजह से मवेशियों में भी बीमार होने की सूचना लगातार मिल रही है। तो दोस्तों बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सभी राज्यों में सामुदायिक रसोई खोलने के लिए एक मॉडल योजना तैयार करने को कहा गया है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जरूरतमंदों को भोजन नहीं दे रही है या फिर सहायता नहीं कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार को सामुदायिक रसोई के लिए एक मॉडल योजना बनानी चाहिए और इसे लागू करने का काम राज्य सरकारों पर छोड़ देना चाहिए। चीफ जस्टिस NV रमन्ना, जस्टिस SS बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कहा है कि राज्यों को कुपोषण और भूखमरी से होने वाले मौतों पर 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि कोरोना संक्रमितों के साथ मिलने जुलने
और किसी भी तरह के वायरस के संपर्क में आने से ये संक्रमण फैलता है। लेकिन नए रिसर्च में ये बात निकलकर सामने आई है कि जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं या फिर अब साथ में रहते हैं, उन्हें ये जल्दी संक्रमित करता है। जहां एनालिसिस ऑफ बिहेवियर मेडिसिन जर्नल में छपे एक अध्ययन में यह बात सामने आई है। इसमें कहा गया है कि कोरोना का संक्रमण या फिर इसके गंभीर लक्षण का खतरा मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति में ज्यादा होता है। जहां वही भारत की बात करें तो यहां 10,000 लोगों के ऊपर किए गए एक रिसर्च में पाया गया था कि यहां के लगभग 74 में से 88% लोगों को अवसाद, तनाव और बेचैनी का सामना करना पड़ रहा है। अध्ययन के मुताबिक इस रिसर्च में पाया गया है कि जो भी तनाव, बेचैनी और अवसाद जैसे मानसिक कारणों से परेशान है, उसमें ये श्वसन से जुड़ी बीमारियों काफी खतरनाक स्थिति में पहुंचकर गंभीर लक्षण दिखा सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बांका जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां मां बेटे की मौत ने सबको भावुक कर दिया। दरअसल मंगलवार को सड़क हादसे में 90 वर्षीय एक महिला के छोटे बेटे की मौत हो गई। जहां बेटे की मौत की सूचना जैसे ही उनकी मां को मिली, सदमे में उसने भी दम तोड़ दिया। इस तरह घर से एक साथ 2 अर्थी निकली। इस घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था, जबकि आस पड़ोस के लोगों की आंखें नम हो गई। इस परिवार तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। इससे पहले बुजुर्ग मां सड़क हादसे में अपने 3 और बेटे को खो चुकी है। मृतकों की पहचान विजयनगर के रहने वाले स्वर्गीय किशोर शाह के पुत्र अनुज शाह और महिला की पहचान अनुज की मां चमेली देवी के रूप में हुई है। यह सड़क हादसे में बेटे अनुज की मौत की खबर जैसे ही 90 वर्षीय मां चमेली देवी को मिली, वह इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने भी दम तोड़ दिया। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान यूपी से लगे जिले के सीमावर्ती क्षेत्र की सड़कों को सील किया जाएगा। इसके साथ यूपी तथा बिहार के पुलिस अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय अपराधियों की सूची एक दूसरे को सौंपेगी। यूपी में विधानसभा के होने वाले चुनाव को लेकर सीमावर्ती क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों और फिर शराब की तस्करी पर रोक लगाने के लिए मंगलवार को नैनेजोर के बिहेटा घाट पर यूपी के बलिया तथा बिहार के बक्सर और भोजपुर जिले की पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में दोनों राज्यों के पुलिस अधिकारियों ने यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था कायम रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की है। चुनाव के दौरान सीमावर्ती क्षेत्र को पूरी तरीके से सील करने तथा नदी मार्ग की भी निगरानी करने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि आज तक आपने सड़क का रंग यानी कि रोड का रंग काला या फिर गढ़े देखा होगा, लेकिन कभी सोचा है कि सड़क के भी कई रंग होते हैं। जब दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसको देखकर लोग हैरान रह जाते हैं, जब सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों। ऐसा ही एक देश है जहां सड़क का रंग काला नहीं बल्कि नीला होता है। इस देश का नाम है कतर। कतर ने अपनी सड़कों को नीले रंग में रंगना शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत उन्होंने अपनी राजधानी दोहा से की है। कतर की राजधानी दोहा से की है, लेकिन लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं इस बारे में कि आखिर इसके पीछे का सच है क्या। तो कतर ने यह कदम बढ़ रही ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को देखते हुए उठाया है। जब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोहा की पुरानी सड़कें नीली रंग की है ताकि यहाँ के तापमान को नियंत्रित किया जा सके। आपको बता दें कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते तापमान को नियंत्रण करने के लिए कई देश लगातार कोशिशें कर रहे हैं। इसी कड़ी में कतर ने अपने जगहों की सड़कें नीली रंगी है। जानकारी के मुताबिक कतर ने 18 महीने तक इसके लिए पहले पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था। दोस्तों बात करते हैं कि दुनिया में बहुत सी खूबसूरत जगह हैं जिन्हें देखने के बाद कुछ और देखने का मन ही नहीं करता है। जब भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर तरफ बस हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। ऐसे खूबसूरत नज़ारे भला किसे नहीं भाते। जब भारत के अलावा स्विट्जरलैंड, कनाडा, इटली, ग्रीस, यूनान और ब्राज़ील आदि ऐसे देश हैं जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, नदियां, पहाड़ियों, ऐतिहासिक स्थलों और अन्य पर्यटक का आकर्षणों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। खासकर ठंड के मौसम में तो इन देशों की खूबसूरती देखते ही बनती है, जब चारों तरफ बर्फ से ढकी वादियां ही नजर आती है। ऐसा ही एक वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें सड़क के किनारे इतना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है कि कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए। वीडियो में आप देख सकते हैं सिर्फ सड़क ही ब्लैक दिखाई दे रही है, जबकि किनारे पर मौजूद सभी पेड़ पूरी तरीके से बर्फ से ढके हुए हैं और ऊपर नीले आसमान ने तो इस नज़ारे की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। यह नज़ारा दिल को खुश कर देने वाला है। सचमुच में यह खूबसूरती देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वह जगह धरती पर ही नहीं है बल्कि स्वर्ग का नज़ारा हो, जन्नत का नज़ारा हो। हालांकि बर्फीली जगहों पर ऐसा नज़ारा आम है, जन्नत जैसा यह खूबसूरत नज़ारा ग्रीस का है। सोशल मीडिया पर वैसे तो तरह तरह के वीडियोस अक्सर वायरल होते रहते हैं, लेकिन ऐसे खूबसूरत नज़ारे वाले वीडियो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की सियासत में वर्षों तक कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते रहे पूर्व सांसद अरुण कुमार कल चिराग पासवान के साथ चले गए। जब पूर्व सांसद अरुण कुमार ने अपनी पार्टी भारतीय सब लोग पार्टी का चिराग की पार्टी लोजपा रामविलास में विलय करा दिया है। पटना में एक कार्यक्रम में अरुण कुमार ने चिराग पासवान की पार्टी ज्वाइन किया है। इस मौके पर चिराग पासवान ने कहा कि अरुण कुमार ने उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान के साथ राजनीति की है, जहां उस दौर उनके निजी रिश्ते अरुण कुमार के साथ रहे हैं। आज वे पार्टी में शामिल होकर साथ राजनीति करने के लिए राजी हुए हैं। जय चिराग पासवान ने कहा कि उन्हें यह लग रहा है कि पार्टी में एक गार्जियन आ गया है। अरुण कुमार की सलाह और फिर निर्देश पर वे बिहार के नीतीश कुमार के जंगल राज के खिलाफ अपने संघर्ष को और मजबूत करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार के मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के तेवर नरम नहीं हो रहे हैं। वे भाजपा पर लगातार हमले कर रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने भाजपा को चेतावनी दे डाली है। उन्होंने दो टूक कहा है कि बोचहा सीट पर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व उम्मीदवार की घोषणा करके तो दिखाएं, हम गठबंधन ही तोड़ देंगे। जी हाँ, मुकेश सहनी बिहार में गठबंधन तोड़ने की धमकी दे दी है। अगर गठबंधन टूट जाता है तो फिर नीतीश सरकार गिर जाएगी। इस दौरान उन्होंने भाजपा को इस तरह की चुनौती दे डाली है। साथ ही मुजफ्फरपुर के भाजपा सांसद अजय निषाद को लेकर उन्होंने कहा कि उनकी हैसियत ही क्या है। जब मुकेश सहनी ने यूपी विधानसभा चुनाव में पूरी क्षमता से लड़ाई लड़ने की बात कही है, वो एक चैनल से बात कर रहे थे। बिहार की सियासत में गर्माहट लाने के सवाल पर मुकेश सहनी ने कहा कि मल्लाह का बेटा खड़ा होगा तो गर्माहट आएगी ही। मैदान में उतरे हैं तो फिर आगे और गर्मी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 165 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। इसके लिए हम कैंडिडेट की घोषणा करते जा रहे हैं। सरकार बदलने की बात पर उन्होंने कहा कि हम ईमानदारी से चलने वाले हैं। बेईमान होते तो फिर उसी दिन सरकार बदल देते जिस दिन हमें जनता ने पावर दिया था। उन्होंने कहा कि जब तक हमें कोई परेशान नहीं करेगा, छेड़ेगा नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि भारत सरकार की ऊर्जा गंगा योजना के तहत किशनगंज जिले में चल रहे बरौनी गुवाहाटी गैस पाइपलाइन परियोजना का कार्य अब जल्द ही पूरा होगा। जब विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार किशनगंज जिले में अब तक 57 किलोमीटर तक गैस पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूरा हो चुका है। जहां किशनगंज जिले में कुल 70 किलोमीटर तक इस परियोजना के तहत गैस पाइपलाइन बिछाया जाना है, जिसमें महज 13 किलोमीटर ही बचे हुए हैं, जिसे मार्च 2022 तक पूरा किया जाना है। जानकारी के अनुसार किशनगंज जिले के 4 प्रखंड कोचा धामन, बहादुरगंज, ठाकुरगंज और पोठिया में परियोजना के तहत गैस पाइपलाइन बिछाया जा रहा है, जिसमें ठाकुरगंज तथा पोठिया महानंदा नदी किनारे से कुछ हिस्सों को छोड़कर अन्य भाग में 80% से अधिक कार्य पूरा कर लिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के किशनगंज जिले के दिगल बैंक प्रखंड की कोरोबारी थाना क्षेत्र के पत्थरघट्टी के केचना गांव में मंगलवार की देर शाम पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद पति ने भी फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है, जब मामले में पति महफूज आलम ने पत्नी से किसी बात से विवाद में पीट कर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद खुद घर के बाहर जाकर के आम के बगीचे में फांसी के फंदे में लटक कर अपनी जान दे दी, अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के जहानाबाद जिले के विष्णुगंज ओपी क्षेत्र के औदान बिघा गांव में बीती रात एक परिवार के सभी लोगों द्वारा जहरीली खाना खाने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। जहां वहीं घर के बाकी अन्य 3 सदस्यों की स्थिति गंभीर नाजुक बनी हुई है, जिसका हॉस्पिटल में इलाज जारी है। इस मामले में इलाजरत सदस्यों ने बताया है कि सभी लोग रात में रोटी सब्जी और फिर चटनी खाकर सो गए थे। उस समय सभी लोग पूरी तरीके से ठीक थे और सुबह जब होश हुआ तो हम लोग अस्पताल में थे। ग्रामीणों ने बताया है कि सुबह देर तक जब घर का कोई सदस्य बाहर नहीं निकला तो हम लोगों को शक हुआ। उसके बाद जब छत के सहारे घर में गए तो फिर देखा कि सब लोग घर में बेहोश सोए हुए हैं। आनंद फानन में सभी लोगों को मखदूमपुर रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 2 बच्चों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जब बाकी 3 लोगों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भेज दिया है। इस घटना के बाद परिवार में हाहाकार मचा हुआ है। एक ही साथ घर के बच्चों की मौत के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश सरकार बिहार की पंचायतों के कुछ और क्षेत्र नगर निकायों में शामिल करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए कई जिलों से सरकार के पास प्रस्ताव भी आ चुके हैं। खबर के अनुसार सरकार की योजना राज्य में यानी कि बिहार में कुछ और नगर निकाय बनाने की है। साथ ही साथ कुछ नगर पंचायत और नगर परिषद को अपग्रेड करने की भी तैयारी की जा रही है। हालांकि सरकार के द्वारा अभी इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। आपको बता दें कि सरकार अगर नगर निकायों के क्षेत्र में
विस्तार करने का फैसला लेती है तो फिर करीब 3000 वार्ड सदस्य और पंचों का कार्यालय महज 6 महीने में समाप्त हो जाएगा। इतना ही नहीं, कई मुखिया सरपंच पंच की भी कुर्सी चली जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार जिलों से आए प्रस्ताव पर जल्द ही निर्णय करेगी। साथ ही साथ बिहार में नगर निगम का विस्तार किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी आरजेडी के साथ महागठबंधन की सरकार में भी मुख्यमंत्री थे। तब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे। आरजेडी ने नीतीश कुमार को फिर बड़ा ऑफर दे दिया है कि वे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाकर खुद केंद्र की राजनीति में जाने को राजी हो तो पार्टी उन्हें समर्थन देगी। इस पर जेडीयू ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए पूछा है कि क्या नीतीश कुमार ने इसके लिए आवेदन दिया है। आरजेडी के प्रवक्ता और विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चाहिए कि वे केंद्र की राजनीति करें। अगर वे तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बनाकर खुद केंद्र की राजनीति में चले जाएं तो आरजेडी उनका पूरा समर्थन करेगा। भाई वीरेंद्र ने कहा है कि राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं होता है, आगे किसी नए सियासी समीकरण से इनकार नहीं किया जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि स्मार्टफोन के आने के बाद से लोगों में सेल्फी का क्रेज काफी बढ़ गया है। जहाँ अधिकतर लोग हर छोटे बड़े और खास मौके पर सेल्फी लेने लगते हैं। जहाँ कई बार सेल्फी लेने वालों को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। जहाँ सेल्फी लेते लेते उनके साथ कई बार ऐसे हादसे यानी कि एक्सीडेंट हो जाते हैं जिससे उन्हें मजाक या फिर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक लड़का एक नेता के साथ सेल्फी ले रहा है, लेकिन इस दौरान वहां कुछ ऐसा हो जाता है जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। चलिए हम आपको अभी दिखाते हैं पूरा वीडियो। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि लकड़ी के एक पुल के एक किनारे पर एक लड़का खड़ा है। इस बीच पुल के दूसरे हिस्से की तरफ से एक नेता अपने समर्थकों के साथ आता दिखता है। नेता जैसे ही उस लड़के के पास आता है, लड़का नेता को रोककर सेल्फी लेने लगता है। सेल्फी लेने के दौरान अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। दरअसल ज्यादा लोगों के एक साथ जुट जाने की वजह से लकड़ी का ये पुल पलट जाता है और सभी लोग नीचे से धड़ाम से गिर जाते हैं। हालांकि पानी कम होने की वजह से सभी सुरक्षित बच निकलते हैं, लेकिन कुछ देर के लिए सभी के होश उड़ जाते हैं। यह सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कोरोना के खतरे को देखते हुए एक और परीक्षा स्थगित कर दी गई है। जब बिहार पुलिस में सिपाही पद पर भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि पीईटी 28 जनवरी से होने वाली थी, इसे स्थगित कर दिया है। सिपाही भर्ती कर रही केंद्रीय चयन परिषद ने इसकी सूचना जारी की है। आयोग ने कहा है कि 28 जनवरी से 4 फरवरी 2022 तक होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा को अपरिहार्य करने से रद्द कर दिया गया है। आयोग ने कहा है कि 28 जनवरी से 4 फरवरी 2022 तक होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से रद्द कर दिया गया है। इसकी नई तिथि को यानी कि नई डेट को फिर से निर्धारित करके केंद्रीय चयन परिषद के वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ आपराधिक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। मुकदमे की तेजी से सुनवाई की गुहार लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका वकील मुकेश कुमार सिंह ने दायर की है, जिसमें गुहार लगाई है कि धोखाधड़ी से रेलवे की 2 एकड़ जमीन हड़पने के मामले में तेजी से सुनवाई की जाए। इस केस में लालू राबड़ी और तेजस्वी यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। हम आपको बता दें कि ये वही मामला है जिसे आधार बना करके नीतीश कुमार ने 2017 में आरजेडी से नाता तोड़ा था। उस समय तेजस्वी यादव नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम थे, उप मुख्यमंत्री थे। सीबीआई ने उनके खिलाफ रेलवे जमीन घोटाले का केस दर्ज किया था। नीतीश कुमार ने करप्शन पर जीरो टॉलरेंस का ऐलान करके राजद से रिश्ता तोड़ लिया था और भाजपा के साथ सरकार बनाई थी। दोस्तों बात करते हैं कि सोशल मीडिया पर धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने के मामले में कर्नाटक पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। जब पुलिस का कहना है कि शख्स ने मस्जिद गिराने का आह्वान किया था, मस्जिद गिराने का ऐलान किया था। इसके बाद वीडियो तेजी से वायरल होने लगा और जब मामला पुलिस तक पहुंचा तब जाकर के युवक की गिरफ्तारी की गई है। इस मामले को लेकर मामला कोर्ट में है। मिल रही जानकारी के मुताबिक कर्नाटक पुलिस ने मंगलवार को बाबरी मस्जिद की तरह मंड्या जिले के श्रीरंगपटना शहर में एक मस्जिद को गिराने का आह्वान करने वाले एक धार्मिक नेता को गिरफ्तार किया है। काली मठ के ऋषि कुमार स्वामी ने श्रीरंगपटना में मस्जिद के सामने वीडियो बना करके सार्वजनिक अपील की है कि मंदिर के ऊपर बनी हुई मस्जिद को गिरा दिया जाए।
दोस्तों, अपनी भाव-भंगिमाओं और बयानबाजी के कारण सीवान जिले के जदयू के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह ने एक बार फिर से विवादास्पद बयान दिया है। जहां पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह ने कहा है कि वे पियक्कड़ सम्मेलन का आयोजन करने जा रहे हैं। इससे पता चलेगा कि पीने वाले कितने हैं और ना पीने वाले कितने हैं। ठंड के बाद वे इसका आयोजन करेगा। उन्होंने कहा है कि ठंड उतरने के बाद गांधी मैदान में पियक्कड़ सम्मेलन करेंगे। लोग जो कहेंगे वे पिलाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी का असर बिहार की राजनीति में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल बिहार में भाजपा जदयू गठबंधन की सरकार है, लेकिन यूपी चुनाव में भाजपा ने जदयू को सीटें नहीं दी है। इस पर लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने चुटकी ली है। यूपी में भाजपा द्वारा जदयू को सीटें नहीं दिए जाने पर लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि भाजपा ने जदयू की हैसियत नाप दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में जहरीली शराब में जितनी मौतें हो रही है उसके जिम्मेदार नीतीश कुमार है। चिराग पासवान ने कहा है कि मैं शराबबंदी का समर्थन करता हूं, लेकिन जिस तरीके से ये लागू किया गया है वह बिल्कुल सरासर गलत है। दोस्तों, बात करते हैं कि अक्सर एटीएम से कटे फटे या फिर गंदे नोट निकल जाते हैं। ऐसे नोट हाथ में आते ही लोग परेशान हो जाते हैं। वे सोच में पड़ जाते हैं कि अब इस नोट का आखिर करे तो करे क्या, क्योंकि खुले बाजार में तो इसे कोई लेगा ही नहीं। कटे फटे नोट एटीएम से निकलने के बाद बिल्कुल भी घबराने की आपको जरूरत नहीं है। आप आसानी से ऐसे नोट को बदल सकते हैं। एटीएम से निकले कटे फटे नोट को आप बैंक में ले जाएं, जिस बैंक से वे एटीएम लिंक्ड है, यानी कि जिस बैंक का एटीएम है उस बैंक में जाएं। किस ब्रांच से एटीएम लिंक है इसकी जानकारी आपको एटीएम पर तैनात गार्ड से या फिर एटीएम के अंदर ही ब्रांच का नाम और नंबर लिखा मिल जाएगा। एटीएम लिंक्ड ब्रांच में जाकर के आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी, जिसमें आपको पैसे निकालने की तारीख, समय, जिस जगह से निकला है उसका नाम मेंशन करना होगा। एप्लीकेशन के साथ एटीएम से निकली उस स्लिप की कॉपी भी लगानी होगी। अगर स्लिप नहीं निकलती है तो फिर मोबाइल पर आए ट्रांजैक्शन डिटेल्स की जानकारी देनी होगी। आप जैसे ही बैंक को सारा डिटेल्स देंगे, तुरंत बदले में नए नोट मिल जाएंगे। आरबीआई का नियम साफ कहता है कि अगर एटीएम से कटे फटे निकलते हैं तो फिर बैंक बदलने से इनकार नहीं कर सकता है। अगर बैंक मना करता है तो फिर उसके खिलाफ जुर्माने का भी प्रावधान है। जुलाई 2016 में आरबीआई ने एक सर्कुलर में कहा था कि अगर बैंक खराब नोट बदलने से इनकार करते हैं तो उन पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा और ये सभी बैंकों की सभी ब्रांचों पर लागू होता है। हालांकि कुछ स्थिति में नोट को बदला नहीं जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार बुरी तरीके से जले हुए टुकड़े टुकड़े होने की स्थिति में नोटों को नहीं बदला जा सकता है। इस तरह के नोटों को आरबीआई की इश्यू ऑफिस में ही जमा कराया जा सकता है। दोस्तों, बात करते हैं कि यदि आपका पैन नंबर है तो ये जानकारी आपके लिए बेहद काम की है। किन्हीं कारणों से पैन कार्ड गुम हो गया है या फिर दूसरा किन्हीं कारणों से बनवाया है तो फिर आप विशेष तौर पर सतर्क रहें। यदि आयकर विभाग चाहे तो फिर बैंक खाते को फ्रीज यानी कि बंद किया जा सकता है। इस तरह से संबंधित पैन कार्ड धारक पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। यानी कि अगर आप भी अपने नाम से 2 पैन कार्ड बनाए हैं तो फिर आप सावधान हो जाएं, नहीं तो फिर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। इसीलिए विशेषज्ञ कहते हैं कि आम जन इन नियमों को जान लें, जिससे लोग जुर्माना या फिर दूसरी तकनीकी समस्याओं से बच सके। जी हां, विशेषज्ञ अशोक कुमार जांगरा ने आयकर जमा करने वालों को जागरूक किया है। उन्होंने बताया है कि आयकर विभाग के नियम अनुसार किसी भी व्यक्ति को एक पैन नंबर प्रयोग करने के लिए नियम बना हुआ है, परंतु कई बार कानून की जानकारी न होने के कारण लोग पहले पैन नंबर के गुम होने पर तुरंत दूसरा पैन नंबर अप्लाई कर देते हैं, जब पहले वाले पैन नंबर को रद्द नहीं करवाते हैं। जबकि आयकर विभाग के नियम के अनुसार केवल एक पैन नंबर ही कोई व्यक्ति प्रयोग कर सकता है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार बेगूसराय, मुंगेर, नालंदा, पूर्णिया सहित 15 जिलों में 66 सड़कों और 38 पुलों का निर्माण करने जा रही है। इसको लेकर विभाग के स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई है। खबर के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 के तहत बिहार के 15 जिलों में 66 सड़कों, 38 पुलों का निर्माण किया जाएगा। साथ ही साथ गाँव से लेकर के शहर तक की सड़कों को चकाचक किया जाएगा। इसके लिए सरकार 306 करोड़ रुपए खर्च करेगी। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 के तहत बेगूसराय, मुंगेर, पूर्णिया, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, गया, जमुई, कैमूर, मधेपुरा, नालंदा, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली और पश्चिमी चंपारण में 66 सड़कों और 38 पुलों का निर्माण किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार इन शहरों की नदियों और फिर नहरों पर पुलें भी बनाई जाएगी। आपको बता दें कि सड़क और पुलों के निर्माण का जिम्मा विभाग के कार्यपालक अभियंताओं को किया है। बहुत जल्द इसके निर्माण को लेकर टेंडर भी जारी किया जाएगा।
दोस्तों बात करते हैं कि भारत में कोरोना का कहर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जहां आलम यह है कि कोरोना का संक्रमण अब भारत की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। जब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के सुप्रीम कोर्ट में कई कर्मचारी समेत 10 जज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आधिकारिक सूत्रों के हवाले से मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार कोरोना महामारी के संक्रमण ने सुप्रीम कोर्ट के कामकाज को काफी प्रभावित किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों के संक्रमित होने की दर 30% के करीब पहुंच गई है। जहां हल्के लक्षण वालों को होम आइसोलेशन में ही रखा गया है। चीफ जस्टिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित 32 जजों में से अब तक 10 जज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 संक्रमित जजों ने नेगेटिव होने के बाद भी फिर से काम करना शुरू कर दिया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के 8 जज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिन्हें होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रोहिंटन नरीमन ने राजद्रोह कानून को खत्म करने की बात कही है। जहां उन्होंने सरकार की आलोचना करने वाले आलोचकों के खिलाफ देशद्रोह लगाने को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि इस देशद्रोह कानून को पूरी तरीके से खत्म करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अनुमति देने का समय है। जी हाँ, एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज नरीमन ने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करने वालों पर कड़े राजद्रोह कानून के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है, लेकिन अभद्र भाषा का प्रयोग करने वालों से ठीक उसी तरीके से निपटाया किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि अभद्र भाषा देने वाले एक विशेष समूह का नरसंहार करने का आह्वान कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों के खिलाफ कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है, नहीं दिख रही है। अधिकारियों में इसके लिए उदासीनता है। यहां तक कि दुर्भाग्य से सत्ताधारी दल के उच्च स्तर के लोग न केवल इस तरह की अभद्र भाषा के लिए खामोश है, बल्कि उसका लगभग समर्थन भी कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के खगड़िया में 2 फर्जी दारोगा गिरफ्तार हुआ है। जब दोनों फर्जी दारोगा जिला समाहरणालय के पास घूम रहा था, जिला पुलिस की टीम देखते ही दोनों फरार होने लगा, जिसके बाद शक के आधार पर पकड़ करके हिरासत में लेकर दोनों से पूछताछ की और प्रमाण पत्र की जांच की गई। जब तो फिर दोनों का कागजात फर्जी निकला। इस मामले में खगड़िया एसपी अमितेश कुमार के आदेश पर चित्रगुप्त नगर थाना पुलिस ने केस दर्ज करके दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। जब पुलिस की माने तो दोनों युवक बेगूसराय जिले के रत्नपुरा गाँव का रहने वाला है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के लोगों के पास सरकारी नौकरी हासिल करने का सुनहरा मौका है। कैबिनेट ने बिहार के प्रारंभिक स्कूलों में बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में निहित प्रावधान के तहत तत्काल एक शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक के कुल 8,386 पदों के लिए सृजन मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 22 सितंबर 2021 को राज्य कैबिनेट में हुई बैठक में इसकी मंजूरी दी गई थी। राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय में तत्काल एक अनुदेशक के पद सृजित किए गए हैं। इसके लिए मासिक मानदेय 8,000 रुपये नियुक्त होगी और 200 रुपये सालाना वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना नेगेटिव हो गए हैं। जानकारी के अनुसार सोमवार को हुई कोरोना जांच में उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, लेकिन डॉक्टरों की सलाह पर फिलहाल सीएम नीतीश कुमार अभी कुछ दिन और स्वास्थ्य का लाभ लेंगे। आपको बता दूं कि 10 जनवरी को सीएमओ बिहार ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके सीएम नीतीश कुमार के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी थी। जहां सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना संक्रमित होते ही खुद को चिकित्सकों की सलाह पर होम आइसोलेशन किया था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बेगूसराय जिले में उस दौरान अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब मुर्गे से लदी पिकअप वैन गड्ढे में पलट गई। जहां मंगलवार को मुर्गे को लेकर जा रही एक पिकअप अनियंत्रित होकर के NH 28 पर पलट गई। हालांकि घटना के बाद वहां पर मौजूद लोगों में मुर्गे लूटने की होड़ सी मच गई। जो जितने मुर्गे संभाल सका उतने लेकर भागता दिखा। जानकारी के अनुसार ये गाड़ी दलहन सराय से बेगूसराय के लिए जा रही थी, लेकिन रास्ते में चालक गाड़ी से अनियंत्रित खो बैठा और फिर गाड़ी पलट गई। इसका फायदा वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने उठाया। ऐसे में पिकअप पलटने के बाद चालक और परिचालक दोनों ही वहां से फरार हो गए। दोस्तों बात करते हैं कि अब भागलपुर शहर का ट्रैफिक सिस्टम स्मार्ट बनेगा। इसका काम शुरू हो गया है। 16 स्थानों पर जंक्शन बनेगा, यानी कि ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएंगे। इसके लिए सर्वे का काम पूरा हो चुका है। अब ड्रोन से भी सर्वे किया जाएगा। इसके लिए स्मार्ट सिटी के अधिकारी ने जिलाधिकारी से अनुमति मांगी है। जिलाधिकारी से अनुमति मिलते ही ड्रोन से सर्वे शुरू हो जाएगा। स्मार्ट सिटी योजना के तहत ड्रोन से सर्वे होने के बाद जंक्शन बनाने का काम होगा। 197 करोड़ की लागत से स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम का निर्माण होगा।
दोस्तों बात करते हैं कि देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के रिसर्च में ये पता चला है कि कोरोना की तीसरी लहर के अंत की शुरुआत इसी हफ्ते हो जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई में 7 जनवरी को कोरोना से जुड़े मामले अपने शिखर पर थे, जहां इसके 2 से 3 हफ्ते के भीतर देश में भी कोरोना पीक आ गया। जहां एसबीआई रिसर्च के मुताबिक देश में टीकाकरण की तेजी गति की बदौलत कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर ज्यादा लंबी नहीं खींची है। वहीं ये भी बताया गया है कि ओमिक्रॉन के पांव पसारने से पिछले एक सप्ताह में भारत की कारोबारी गतिविधियों मामूली गिरावट दर्ज की गई है। मंगलवार को जारी रिपोर्ट्स में बताया गया है कि भारत में 29 दिसंबर 2021 से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे। जब मुंबई में 7 जनवरी के बाद से नए मामले घट रहे हैं, यहाँ 20,971 तक रोजाना नए मामलों की संख्या पहुंचनी थी। हालांकि पुणे, बेंगलुरु जैसे शहरों में इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर बाकी जिलों से कोरोना से निपटने के लिए सख्त कदम उठाए जाते हैं तो फिर मुंबई के पीक के 2 से 3 हफ्ते के बाद इस देश में इसका उच्चतम स्तर देखने को मिल सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि कोरोना संक्रमण महामारी में जिंदगी के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी भुगतना पड़ा है। ऐसे में हर व्यक्ति चाहता है कि अगर भविष्य में कोई ऐसी महामारी आए तो आर्थिक संकट से जूझना ना पड़े। अगर आप भी ऐसा ही चाहते हैं तो फिर केंद्र सरकार की एक योजना भविष्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना लाभार्थी हैं तो फिर यह खबर आपके लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि सरकार ऐसे पात्रों को अब बड़ा लाभ दे रही है। जब सरकार इस योजना से जुड़े किसानों को 3,000 रुपये महीने यानी कि 36,000 रुपये पेंशन के तौर पर दे रही है। इस योजना का लाभ उन किसानों को ही मिलेगा जिनकी आयु 60 साल से अधिक है। केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना चला रही है, जिसके तहत 3 किस्तों में सालाना 6,000 रुपये खाते में आते हैं। जब मोदी सरकार की इस योजना का लाभ उन सारे किसानों को मिल सकता है जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं। वहीं पीएम किसान सम्मान निधि योजना से करीब 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को किस्त मिल रही है। पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को केंद्र सरकार किसान क्रेडिट कार्ड और पीएम किसान मानधन योजना का फायदा भी दे रही है। मानधन योजना के लिए कोई दस्तावेज नहीं देना होगा। वहीं इससे जुड़कर आप जेब से बिना खर्च किए 36,000 सालाना पा सकते हैं। पीएम किसान मानधन योजना के तहत लघु सीमांत किसानों को हर महीने पेंशन देने की योजना है। इसमें 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपये यानी कि 36,000 रुपये सालाना पेंशन दी जाती है। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार होम गार्ड के शारीरिक दक्षता परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। खबर के अनुसार होम गार्ड में सिपाही के पदों पर भर्ती को लेकर लिखित परीक्षा ली थी। इस परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा बुलाया जाएगा। इसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। आपको बता दूं कि बिहार होम गार्ड के शारीरिक दक्षता परीक्षा 7 फरवरी से शुरू होगी। उम्मीदवार दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग ले सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होता है तो फिर वह 3 से 4 फरवरी को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक CSB से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो और नीतीश सरकार में मंत्री मुकेश सहनी के बीजेपी को धमकी देने के बाद बीजेपी ने भी बड़ा पलटवार किया है और स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि मुकेश सहनी को जो करना है वह कर लें, बार बार सरकार गिराने की धमकी ना दें। नीरज कुमार बबलू ने कहा है कि मुकेश सहनी बार बार धमकी देते हैं कि उनके बल पर सरकार टिकी है, अगर उन्हें कोई दिक्कत है तो वह समर्थन वापस ले लें। मुकेश सहनी फालतू की गीदर भक्की ना दे, जो कहना है कर लें। स्थानीय मीडिया के अनुसार नीरज कुमार बबलू ने कहा है कि मुकेश सहनी को ये भ्रम है कि उनके बल पर सरकार टिकी है, तो वह इस भ्रम में नहीं रहे। वह ये जान लेगी बिहार सरकार उनके बल पर नहीं चल रहा है। तो वहीं जीतन राम मांझी के सवाल पर उन्होंने कहा है कि उनकी उम्र हो गई है इसलिए जुबान फिसल जाती है। दरअसल बिहार में नीतीश सरकार में शामिल वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी का एकाएक तेजस्वी प्रेम जग गया है। मंगलवार को उन्होंने तेजस्वी यादव को अपना छोटा भाई बताया और कहा कि अगर विचारधारा मिली तो फिर भविष्य में साथ राजनीति कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कहीं उन्हें हार भी मिलती है और तेजस्वी यादव को जीत मिलती है तो फिर उन्हें खुशी होगी। इसके साथ ही मुकेश सहनी ने कड़े शब्दों में कहा है कि सरकार किसी के बाप की नहीं है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।